गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रेखा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय भिवानी से बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए आज हम करेंगे आर्थिक और सामाजिक परिषद, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, यूएनओ का एक प्रमुख अंग। आर्थिक और सामाजिक परिषद के बारे में आज आप जानकारी प्राप्त करोगे। सामाजिक और आर्थिक परिषद में सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद उसके उद्देश्य करेंगे और आर्थिक और सामाजिक परिषद की रचना हम करेंगे, कंपोजिशन, और कंपोजिशन करते हुए हम इसके गठन के बारे में संपूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे और फिर उसके बाद ये क्या क्या कार्य करती है काउंसिल, उन कार्यों के बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे। तो इसी कड़ी में सबसे पहले हम करते हैं कि सामाजिक और आर्थिक परिषद क्या है। आर्थिक और सामाजिक परिषद ने एक जटिल संगठनात्मक ढांचे की स्थापना की है। ये किसने कहा है? बेंडन बोश तथा होगन ने। बेंडन बोश और होगन क्या कहता है कि आर्थिक और सामाजिक परिषद क्या है? आर्थिक और सामाजिक परिषद ने एक जटिल संगठनात्मक ढांचे की स्थापना की है। यानी संगठनात्मक ढांचा, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर किसका? यानी एक टफ। और टफ किस रूप में है? क्योंकि जो आर्थिक और सामाजिक हमारा दायरा होता है वो काफ़ी टफ होता है। समाज में रहते हुए हम केवल अकेले तो रहते नहीं हैं, समाज में बहुत सारे लोग रहते हैं और समाज में जो बहुत सारे लोग रहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को एक दूसरे का ध्यान रखना होता है। हम अपनी स्वतंत्रताओं का उपभोग वैसे नहीं कर सकते हैं कि केवल हम अकेले के लिए कर रहे हैं, बल्कि हमें इस प्रकार से अपनी स्वतंत्रताओं का उपभोग करना होता है कि ताकि किसी दूसरे की स्वतंत्रता के रास्ते में किसी प्रकार की रुकावट ना आए। उसी प्रकार से आर्थिक रूप में भी हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं और इसीलिए आर्थिक और सामाजिक परिषद जो है वो एक प्रकार से काफ़ी टफ कार्य करती है, क्योंकि ये दोनों ही मनुष्य के काफ़ी जटिल विषय हैं। तो आर्थिक और सामाजिक परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अंगों में से एक अंग है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर की जो रचना की गई थी, उसमें रचना जब हम कर रहे थे तो उसमें एक सुझाव दिया गया था, और वो सुझाव क्या था कि आर्थिक और सामाजिक अवस्थाओं का अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से प्रत्यक्ष संबंध है। कि जो आर्थिक और सामाजिक अवस्थाएं होती हैं मनुष्य की, उनका अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से प्रत्यक्ष संबंध है। तात्पर्य क्या होता है, क्यों इनका सीधा संबंध है सामाजिक और आर्थिक अवस्थाओं का? जब हमने बात की विश्व शांति की, जब हमने बात की अंतर्राष्ट्रीय शांति की, तो हमारे सामने ये आया कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा ऐसे स्थापित नहीं हो सकती, सेनाओं के द्वारा नहीं स्थापित हो सकती, बल्कि जब तक प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में संतुष्ट नहीं होगा, जब तक उसके दिमाग में किसी भी प्रकार की असंतोषजनक बातें आती रहेंगी, हम अंतर्राष्ट्रीय शांति को स्थापित नहीं कर सकते। जरूरत किस बात की है? व्यक्ति का सामाजिक और आर्थिक विकास। जब व्यक्ति अपने आप में मस्त होगा, सामाजिक रूप में सुदृढ़ होगा, आर्थिक रूप से सुदृढ़ होगा, तो नेचुरल है कि वो व्यक्ति शांति से रहेगा और अशांति से वो दूर रहना चाहेगा, और तब हम अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। आर्थिक दरिद्रता, सामाजिक असंतोष और जो विषमताएं होती हैं वो विश्व में निराशा की भावना को जन्म देते हैं और तनावों का कारण बनते हैं। तो इसीलिए बेंदेन बॉश और होगन ने लिखा था कि आर्थिक संकट तथा सामाजिक असंतोष निराश तथा तनाव को जन्म देते हैं, जिससे व्यवस्था, स्थायित्व तथा सुरक्षा समाप्त हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में केवल शक्ति के आधार पर ही यथास्थिति को बनाए रखकर शांति कायम रखी जा सकती है, परंतु ऐसी स्थिति अवश्य ही अस्थायी तथा विस्फोटक होगी। तो बेंडन बोश और होगन क्या कहता है कि जो आर्थिक संकट होते हैं, जो सामाजिक असंतोष होते हैं, ये किसको जन्म देते हैं? जैसे हमने बात की आर्थिक दरिद्रता की, सामाजिक असंतोष की, विषमताओं की, जैसे समाज के अंदर हमारे पुराने रीति रिवाज आ जाते हैं, रूढ़िवादिता आ जाती है जो लोगों को कचोटती है। तो ऐसे क्या होता है, इससे निराशा जन्म लेती है और निराशा तनाव को जन्म देती है। जब व्यक्तियों के बीच में आपस में तनाव होगा तो तनाव का कारण क्या होगा? व्यवस्था स्थापित जो हमारे कर रखी है वो खत्म हो जाएगी, जो स्थायित्व है, जो हमारी सुरक्षाएं हैं वो भी हमारी समाप्त हो जाएंगी। और ऐसी परिस्थिति में अगर हम चाहें कि हम शक्ति के माध्यम से हम यथास्थिति कायम करें, तो शक्ति के माध्यम से शांति कायम नहीं रखी जा सकती है, बल्कि अगर हम शक्ति का प्रयोग करेंगे तो यह स्थिति काफ़ी विस्फोटक हो जाएगी, यानी युद्धों को जन्म दे देगी, झगड़ों को जन्म दे देगी। और बड़े लेवल पर जो झगड़े होते हैं वो गृह युद्ध की स्थिति पैदा कर देते हैं और बाद में यही गृह स्थिति सीमा विवाद का कारण बन जाती है। तो इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुच्छेद 55 में ये व्यवस्था की गई है
कि संयुक्त राष्ट्र संघ स्थायित्व तथा कल्याण की अवस्थाओं को जो राष्ट्रों के बीच शांतिपूर्ण तथा मित्रतापूर्ण संबंधों के लिए अनिवार्य है उत्पन्न करने में सहायता प्रदान करेगी। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुच्छेद 55 जो आप पहले कर चुके हो, जब हमने यूएनओ किया था उसमें आपने ये व्यवस्था देखी थी कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वो क्या काम करेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ स्थायित्व और कल्याण की अवस्थाओं को जो राष्ट्रों के बीच में शांतिपूर्ण और मित्रतापूर्ण संबंधों के लिए अनिवार्य है, क्योंकि हम मान चुके हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायित्व कब आएगा, कल्याणकारी अवस्थाएं हमारे सामने कब आएंगी, शांति कब आएगी, मित्रतापूर्ण स्थिति कब आएगी, ये तब आएंगी। ये कब हम प्राप्त कर सकते हैं कि जब सामाजिक और आर्थिक स्थितियां लोगों की ठीक रहेंगी। यानी चार्टर के अनुच्छेद 1 में संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य को निश्चित करते हुए पैरा 3 में कहा गया है कि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या मानव कल्याण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना। ये क्या है? ये संघ का एक उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? कि हम क्या प्राप्त करें? आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मानव कल्याण से संबंधित जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं हैं उनको सुलझाएं हम और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्राप्त करें। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आर्थिक और सामाजिक परिषद और कई अन्य जो स्पेशलाइज्ड एजेंसियां हैं यूएनओ की, उनकी स्थापना की गई थी। केवल सामाजिक और आर्थिक परिषद ही एक एजेंसी नहीं है, बल्कि अन्य और भी एजेंसियां, हम आगे उनको बारे में पढ़ेंगे, यूएनओ के द्वारा स्थापित की गई। आर्थिक और सामाजिक परिषद जो थी वो संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के निर्देशन में कार्य करती है और आर्थिक और सामाजिक व मानवतावादी विषयों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए प्रयत्नशील रहती है। यह अपने कार्यों की रिपोर्ट महासभा के वार्षिक अधिवेशन में प्रस्तुत करती है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि सामाजिक और आर्थिक परिषद जो महासभा के निर्देशन में कार्य करती है और वो क्या कर रही है, आर्थिक और सामाजिक और मानवतावादी विषयों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहती है उनको प्राप्त करने के लिए। और इस प्रकार जब वो कार्य करती है तो उस कार्य की रिपोर्ट कहाँ देती है? महासभा के वार्षिक अधिवेशन में प्रस्तुत करती है। अब हम बात करते हैं आर्थिक और सामाजिक परिषद के उद्देश्यों के बारे में। एम्स ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। आर्थिक और सामाजिक परिषद एक प्रकार का समन्वयी अभिकरण है और इसके उद्देश्य हम इस प्रकार से देखते हैं। नंबर 1, उच्च जीवन स्तर, पूर्ण रोजगार, आर्थिक व सामाजिक प्रगति एवं विकास की अवस्थाएं। तो सबसे पहला उद्देश्य ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि किस प्रकार की अवस्थाएं पैदा करना कि जिसमें व्यक्ति का जीवन स्तर ऊंचा हो, जिसमें व्यक्ति को पूर्ण रोजगार प्राप्त हो और आर्थिक और सामाजिक उसकी प्रगति हो और विकास की अवस्थाओं को वो प्राप्त करे। अब हम बात करते हैं दूसरे उद्देश्य की। दूसरा उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक एवं स्वास्थ्य और उससे संबंधित समस्याओं का समाधान तथा आर्थिक, अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी सहयोग। ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय जो आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान की हम बात कर रहे हैं वो है कि पूर्ण विश्व, जो हमारा पूरा विश्व है, उसके नागरिकों की आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान करना और अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी सहयोग देना। अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक आदान प्रदान जो चलता है, एक देश की संस्कृति दूसरे देश की संस्कृति से जब जाकर कंपटीशन करती है या वहाँ पर प्रदर्शन करती है तो लोग एक दूसरे के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। और क्या है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई संस्कृति आपस में मेल खाती है, इससे लोगों की भावनाएं जाकर एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं। और जो शिक्षा संबंधी सहयोग है कि देखते हैं हम कि विदेशों से लोग हमारे यहाँ पढ़ने आते हैं, हम विदेशों में जाकर पढ़ते हैं, तो इस प्रकार से ये शैक्षिक सहयोग भी कार्य करता है। अब हम बात करते हैं तीसरे उद्देश्य की और वो है जाति, लिंग, भाषा या धर्म के पक्षपात के बिना मानव अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं के लिए सम्मान भाव की अभिवृद्धि करना तथा सर्वत्र उसका पालन करना। अब हम बात करते हैं कि हमारे समाज में प्रत्येक देश के अंदर अलग अलग जाति के, धर्म के, लिंग के भेदभाव बहुत ज़्यादा हमारे बीच में हैं, क्योंकि अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग संस्कृतियों के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषाओं के लोग रहते हैं, अलग अलग उनका खान पान, रहन सहन। और इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि जो जाति, लिंग, भाषा या धर्म के पक्षपात बढ़े हुए हैं, हम उनके बिना यानी पक्षपातों को हटा दें और उनके बिना मानव अधिकारों को और मौलिक स्वतंत्रताओं को, जो व्यक्ति की मौलिक स्वतंत्रता का मतलब कि व्यक्ति को जन्म से स्वतंत्रता प्राप्त है। जब हम प्राकृतिक अधिकारों की बात करते थे, जब हमने कहा था कि प्रकृति ने सभी को समान बनाया है
और व्यक्ति को जन्म से ही 3 प्रकार के प्राकृतिक अधिकार तो मिलते हैं, जीवन का, स्वतंत्रता का और संपत्ति का। तो स्वतंत्रता क्या है? व्यक्ति की मौलिक स्वतंत्रता है, और उसके लिए सम्मान भाव की, यानी व्यक्ति के एक आत्म सम्मान की भावना की अभिवृद्धि करना और उसका सर्वत्र उसका पालन करना। अब ये क्या हो गया? अब ये सामाजिक और आर्थिक परिषद का मुख्य उद्देश्य बन गया। तो आपने देखा कि 3 उद्देश्य, जो प्रमुख उद्देश्य रखे गए थे, वो क्या थे? जीवन स्तर को ऊंचा करना, इसके अलावा स्वास्थ्य संबंधी, सामाजिक और आर्थिक या सांस्कृतिक समस्याओं का समाधान करना, शिक्षा में सहयोग करना, और इसके अलावा जाति, धर्म, भाषा, इनसे ऊपर उठकर जो मानव के अधिकार हैं, जो उसकी मौलिक स्वतंत्रताएं हैं, उनका सर्वत्र रूप में पालन करवाना, ताकि व्यक्ति अपने अच्छे से जीवन स्तर के साथ, आत्मसम्मान के साथ जीवन जी सके। तो उद्देश्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि परिषद को बहुत ही महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व सौंपा गया है, क्योंकि विश्व शांति बहुत हद तक आर्थिक व सामाजिक परिस्थितियों पर निर्भर करती है। उनका उचित समाधान विश्व शांति की स्थापना में बहुत सहायक सिद्ध हो सकता है। तो आज आपने क्या देखा? इसके सामाजिक और आर्थिक परिषद के बारे में जानकारी की कि अनुच्छेद 55 में जो है वो व्यवस्था की रखी है कि जो अनुच्छेद 55 है उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायित्व और कल्याण की बात की गई है कि उन अवस्थाओं को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, राष्ट्रों के बीच में शांतिपूर्ण और मित्रतापूर्ण संबंधों के लिए क्या अनिवार्य है। क्या हम बात करें कि हम जो इस प्रकार के स्थायित्व और कल्याण की जो अवस्थाएं हैं, हम उनको उत्पन्न करने में सहायता प्रदान कर सकें। तो इसके लिए चार्टर के अनुच्छेद 1 में संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों को निश्चित करते हुए कहा गया था कि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या मानव कल्याण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना संघ का प्रमुख उद्देश्य है, और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आर्थिक और सामाजिक परिषद और कई अन्य स्पेशलाइज्ड एजेंसियों की स्थापना जो है वो की गई है। तो इस प्रकार से हमने आर्थिक और सामाजिक परिषद के उद्देश्यों के बारे में जानकारी प्राप्त की। हमने उसके बारे में जानकारी प्राप्त की कि किस प्रकार से आर्थिक और सामाजिक परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के निर्देशन में कार्य करती है तथा आर्थिक और सामाजिक व मानवतावादी विषयों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए प्रयत्नशील रहती है। ये अपने कार्यों की रिपोर्ट महासभा के वार्षिक अधिवेशन में प्रस्तुत करती है। नेक्स्ट जब हम अगला चैप्टर करेंगे तो हम उसमें आर्थिक और सामाजिक परिषद की रचना के बारे में बात करेंगे, कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे, कंपोजिशन ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, कि किस प्रकार से इसकी रचना की गई संगठन के अंतर्गत, ताकि ये अच्छी प्रकार से कार्य कर सके। और जो कार्य होंगे आर्थिक और सामाजिक परिषद के, उनका भी हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से जो आर्थिक और सामाजिक परिषद है वो महासभा के अधीन संसार से निर्धनता और हीनता को मिटाकर एक स्वस्थ और उन्नत विश्व के निर्माण में प्रयत्नशील है। तो किस प्रकार से वो क्या कार्य करती है, कौन कौन से उसे कार्य करने चाहिए कि ताकि व्यक्ति का संपूर्ण विकास किया जा सके। धन्यवाद।